हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर की क्या थ्योरी है, बार्कसन क्राइटेरिया हमारा क्या है, नेचर ऑफ ऑसिलेटर क्या है, ऑपरेशन ऑफ एलसी ऑसिलेटर क्या है हमारा, और एडवांटेज देखेंगे इसकी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ऑसिलेटर ऑसिलेटर क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो जनरेट कर रहा है हमारी एसी सिग्नल को एट ए डिज़ायरेबल फ्रिक्वेंसी पर। डिज़ायरेबल फ्रिक्वेंसी का हमारा मतलब है कि हमें जितनी फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए हो, मतलब हमें यदि किलो हर्ज में फ्रिक्वेंसी चाहिए हो तो वो हमें कितनी जनरेट करके देगा, किलो हर्ज के अंदर। यदि हमें मेगा हर्ज में चाहिए तो वो मेगा हर्ज में फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देगा। किलो हर्ज का मतलब है हमें 1000 और मेगा हर्ज का मतलब है 10⁶। ऑसिलेटर जो सर्किट होता है वो हमारा 3 सर्किट से मिलके बना होता है। कौन कौन से? वेव प्रोड्यूसिंग सर्किट, एम्पलीफायर और फीडबैक सर्किट। जो वेव प्रोड्यूसिंग सर्किट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एलसी। फिर एलसी सर्किट भी बोलते हैं। ऑसिलेटर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट या एसेंशियली है किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस के लिए। ऑसिलेटर जो है वो एक तरह हार्ट का काम करता है। किसके अंदर? रेडियो ट्रांसमिशन के अंदर, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के अंदर, रेडार सिस्टम और जितने हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम जो हैं उनके अंदर एक हार्ट की तरह काम करता है बिल्कुल। ऑसिलेटर जो है वो हमारा क्या है? परपेंडिकुलर पेंडुलम पेंडुलम की तरह काम करता है। जैसे हमारा पेंडुलम क्या है? जैसे मान लो एक वर्टिकल हमने पेंडुलम लिया, वो ए पोजीशन पर क्या है? 0। जैसे हम ए पोजीशन से लेके जाएंगे बी पोजीशन पे, तो वहाँ पे हमारे क्या होगी? मैक्सिमम पोजीशन हो जाएगी। और उसको वहाँ से हम जो छोड़ देंगे तो पेंडुलम कैसे रहेगा? बी से जाएगा अब ए पे, और ए से जाएगा फिर सी पे। जो सी है, अब हमने सी को क्या कर लिया? मैक्सिमम पोजीशन है पर वो क्या है? मिनिमम की साइड में, नेगेटिव साइड पे। तो उसको हमने नेगेटिव साइन से यहाँ डिनोट कर दिया, और बी पे हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव साइन से डिनोट कर दिया। तो हमारी साइन वेव भी कैसे जाएगी? ए से पहले बी पे, फिर बी से ए पे, फिर सी पे, फिर ए से। जिस तरह का हमारा पेंडुलम मूव करेगा। पेंडुलम जैसे मान लो हमारा ए से हमने कहाँ गया? बी पे गया। बी से दोबारा कहाँ गया? आएगा ए पे आएगा। ए से कहाँ जाएगा? सी पे जाएगा। और सी से फिर ए पे आएगा। इस तरह से पेंडुलम क्या करेगा? यहाँ मूव करेगा धीरे धीरे। और कब तक मूव करेगा? जब तक वो हमारा बाद में रेस्ट पोजीशन 0 पे, मतलब ए पे ना आ जाए, तब तक हमारे यहाँ मूव कर जाए। तो हमारी ऑसिलेटर जो होता है वो भी हमारा इसी तरह काम करता है कि पहले हमारा कहाँ पे जाएगा? ए से बी पे जाएगा, बी से फिर ए पे, फिर सी पे, फिर ए पे। इस तरह से हमारा बार बार साइन वेव की तरह जनरेट करता है ऑसिलेटर। तो ये तो होगी इसकी वर्किंग, किस तरह काम करता है। अब देखते हैं इसकी थ्योरी। थ्योरी में हमारा क्या है? बेसिकली ये हमारा सर्किट है, उसके अंदर हमने क्या किया? एक इनपुट सिग्नल लिया है, जो कि हमारा क्या कैसे रहेगा? इनपुट सिग्नल डीसी सप्लाई रहेगी, जो कि क्या है? खाली सर्किट को स्टार्ट करने के लिए काम करे। तो हमने यहाँ पे एक सिग्नल लिया छोटा सा, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है? फीडबैक इनपुट सिग्नल कर रहा है। उसको क्या है? एम्पलीफायर क्या करेगा? उसको एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करके क्या करेगा? आउटपुट सिग्नल देगा। यदि हमें आउटपुट सिग्नल डिज़ायरेबल नहीं मिल रहा, मतलब हमें जो किलो ओम में चाहिए था या मेगा ओम में चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा? फीडबैक सर्किट हमें उसको मेजर करेगा कि हमें डिज़ायरेबल आउटपुट नहीं मिल रही या वोल्टेज नहीं मिल रही। तो उसको क्या करेगा? अपने थ्रू यहाँ पे वेरी करेगा। वेरी करके क्या करेगा? वो दोबारा वोल्टेज के फॉर्म में कहाँ देगा? दोबारा इनपुट में देगा। अब इनपुट वोल्टेज और फीडबैक सिग्नल है, दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे एडअप हो जाएंगे, और एक नया सिग्नल बना देंगे। इनपुट सिग्नल यहाँ बना देंगे, जो क्या करेगा? अब पहले जो इनपुट सिग्नल थे उसके मुकाबले क्या होगा? वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और उसकी वजह से क्या? अब सिग्नल की क्या एम्पलीफायर क्या करेगा? उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा। जब और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? डिज़ायरेबल हमें आउटपुट यहाँ मिल जाएगा। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। हमारी स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगी? जब हमारी इनपुट सिग्नल हम देंगे तो हमारी इनपुट सिग्नल क्या हो जाएगा? वी एस जो हो जाएगा हमारा, वी एस हो जाएगा वो हमारा वी आई के बराबर हो जाएगा। और वी आई के इक्वल जाएगा तो क्या होगा? यहाँ से सिग्नल जाएगा कहाँ? एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर से कहाँ? यहाँ से सिग्नल गया एम्पलीफायर के अंदर। एम्पलीफायर क्या करेगा? उसको एम्पलीफाई करके क्या कर देगा? आउटपुट वोल्टेज के बराबर कर देगा। तो हमारा एम्पलीफायर गेन कितना हो जाएगा? एम्पलीफायर हमारा गेन हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पलीफायर गेन। तो एम्पलीफायर गेन होगा ए वी इज इक्वल टू क्या होगा? वी आउटपुट अपॉन वी इन हो जाएगा। तो तो यदि हमारी आउट ये तो इससे हमें क्या निकल गया? वी आउटपुट निकल के आएगा, कितना हो गया? ए वी
वी ए वी इन आ गया हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो इतना हमारा क्या आउटपुट वोल्टेज हमें इतना एम्पलीफिकेशन होने के बाद क्या हो रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है इतना। ये आउटपुट हमारा क्या होगा, फीडबैक सर्किट हमारा जो होगा वो मेजर करेगा कि हमें ये डिज़ायरेबल है या नहीं है। यदि ये हमारा डिज़ायरेबल नहीं होगा तो उसको क्या करेगा, अपने थ्रू क्या करेगा, अपने थ्रू सिग्नल को ले जाएगा यहाँ पर, और वो क्या कर देगा, उसको सिग्नल को वेरिएशन कर देगा सिग्नल में। तो वेरिएशन करने की वजह से क्या होगा, एक हमें आउटपुट मिलेगी, वो आउटपुट कितनी होगी, वी एफ के बराबर होगी। वो वी एफ हमारी आउटपुट कितनी होगी, बीटा टाइम्स वेरिएशन हो जाएगी इसके अंदर, और वी आउटपुट हमारे इनपुट टाइम का वेरिएशन हो जाएगी। तो हमारी जो फीडबैक सिग्नल हो जाएगा वो कितना, बीटा टाइम वेरिएशन करके वी आउटपुट सिग्नल में मिलेगा। तो वी एफ हमें मिल जाएगा उसके थ्रू। तो ये हमारा हो गया वी एफ, जो हमारा फीडबैक सर्किट मेज़र कर रहा है, तो हमारा ये वी एफ निकल के आ जाएगा। अब ये जो सिग्नल जो हमारा वी एफ आ रहा है, अब ये क्या होगा, हमारा सिग्नल ऐड हो जाएगा किसके अंदर, ये सिग्नल हमारा ऐड हो जाएगा किसके अंदर, हो जाएगा हमारा सिग्नल ऐड, जो हमारा वी एफ सिग्नल है वो हमारा कहाँ ऐड हो जाएगा, इनपुट सिग्नल के अंदर इनपुट सिग्नल के ऐड हो जाएगा। तो अब इनपुट वोल्टेज हो जाएगी वो क्या होगा, वी एस जो हो जाएगी वो इक्वल टू हो जाएगी हमारी किसके बराबर हो जाएगी, वी आई प्लस वी एफ। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगी। और वी एफ हमारा कितना था, बीटा टाइम वी नॉट। अब ये जो वी एफ की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर, और जिसकी वजह से क्या होगा, इक्वेशन हमारी क्या बन के आ जाएगी। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बीटा वी आउटपुट। ठीक है, तो हमने वी आउट, जहाँ हमारा वी इन था, इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू हमने डाल दी, जो हमारी इनपुट वोल्टेज हमने इसको मान लिया था। तो ये वैल्यू हमने इसके अंदर जब हमने वैल्यू डाल दी, कहाँ डाल दी, ये यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई इसके इंडक्शन, ये वाली हमने वैल्यू यहाँ डाल दी, पूरी वैल्यू हमने कहाँ डाल दी, यहाँ पे डाल दी इक्वेशन के अंदर। उसकी वजह से क्या हुआ, अब हमें वी आउटपुट हमें कितना मिला, ए वी ब्रैकेट वी इन प्लस बीटा वी आउट। अब वी इन को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, ए वी इन ए वी बीटा वी आउट मिल गया उसके बाद हमें। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने इस वाली इक्वेशन को क्या कर दिया, वी आउट को एक तरफ इस तरफ ले गए, और वी आउट हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया यहाँ पर, वी आउट कॉमन निकल गया। तो उसकी वजह से हमने जो कॉमन होने के बाद जो बच गई इक्वेशन, उसको हमने इस इक्वेशन के नीचे ले गए। तो नीचे ले जाने के बाद हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, ए वी इन अपॉन 1 माइनस ए वी बीटा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन मिल गई। उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, वी इन बोथ साइड हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या इक्वेशन आ गई, वी आउट अपॉन वी इन, और वहाँ पे वी इन से वी इन कट गया, तो क्या बचा, ए वी अपॉन 1 माइनस ए वी बीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम्प्लीफिकेशन आ गया किसका, फीडबैक सर्किट का। जो टोटल सर्किट जो हमारा ऑसिलेटर हो रहा है उसका हमारा क्या हो गया, पूरा फीडबैक एम्प्लीफिकेशन हो गया आ गया। तो वो क्या होगा, वी आउटपुट अपॉन वी इन, किसके इक्वल है, ए वी 1 माइनस ए वी अपॉन बीटा। यहाँ हमारा यदि ए वी बीटा हमारा जो क्या बोलेंगे इसको, लूप गेन, यदि ये लूप गेन जो है हमारा ए वी बीटा हमारा जो है वो हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा क्या जो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखेंगे कि हम यदि ए वी बीटा को हम यदि 1 कर देते हैं, यूनिटी के रख देते हैं, तो हमारा एम्प्लीफिकेशन कितना हो रहा है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यही हमारा इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सिग्नल को वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहा है, किलो में, मेगा में, भी डिज़ायर में हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी, उस डिज़ायर में हमारा ऑसिलेटर जो है वो हमारा काम करता है इस तरीके से। तो ये होगी हमारी न्यूमेरिकल की बात। अब हम देखते हैं आगे बार्कसन क्राइटेरिया। बार्कसन क्राइटेरिया हमारे दो मेनली क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कि वो हमारा जो हमारा लूप गेन है, जो मैंने बताया था कि वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, किसके 1 के इक्वल होना चाहिए या उससे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो सबसे मेन क्राइटेरिया तो यही है। दूसरा हमारा क्या, फेज़ एंगल। फेज़ एंगल का हमारा मतलब है कि जो फेज़ एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लो हमारी इनपुट सिग्नल है हमारी, वो क्या है, हमारी साइन वेव इस तरह की थी, तो हमारा जो फीडबैक सिग्नल जो होगा उसका भी सिग्नल क्या कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम क्या उसको बोलेंगे कि हमारा जो फेज शिफ्ट है दोनों के अंदर वो क्या हमारा 0 के आसपास है। यदि हमारा फेज शिफ्ट
कुछ और होगा, मान लो 180 होगा, तो हमारा किस तरह की वेव फॉर्म होगी, इस तरह से वेव फॉर्म बनेगी। तो ये कि अब इस तरह की यदि हमारी वेव फॉर्म होगी तो हमारा होगा फेज शिफ्ट हमारा कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो हमारा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं होना चाहिए। बैरम क्राइटेरिया बताता है कि हमारा जो फेज शिफ्ट है वो हमारा कितने डिग्री का होना चाहिए, 0 डिग्री। और 0 डिग्री का कैसे होता है, 0 डिग्री का होता है इस तरह से, सेम टू सेम वेव। जिस तरह की हमारी इनपुट सिग्नल थी उसी तरह के हमारे फीडबैक सिग्नल भी होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा फेज शिफ्ट दोनों के बीच में क्या रहेगा, 0 रहना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन यदि हमारी सेटिफाई करती है तो हमें किस तरह की ऑक्सीलेशन मिलती है, सस्टेनेबल ऑक्सीलेशन मिलती है। सस्टेनेबल ऑक्सीलेशन का मतलब हमें कांस्टेंट हमें ऑक्सीलेशन होता है। वो देखते हैं किस तरह का हमारा ग्राफ मिलता है। तो हम देखते हैं नेचर ऑफ ऑक्सीलेशन। तो फर्स्ट हमने बात कर रहे थे सस्टेनेबल ऑक्सीलेशन। तो हमें इस तरह की सस्टेनेबल ऑक्सीलेशन मिलती है कब, जब हमारा ए बीटा जो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो हमारा लूप गेन है वो हमारा कितना है, 1 है। तो हमें किस तरह की मिलेगी, एक कांस्टेंट हमें वेव फॉर्म मिलेगी, जो कि क्या है, हमारे सिग्नल को कांस्टेंट प्रोवाइड कर रही है वेव फॉर्म, साइन वेव। यदि हमारा ए बी बीटा यदि ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो क्या होगा, उस तरह की हमें किस तरह की वेव फॉर्म मिलेगी। अब हमें वेव फॉर्म जो मिलेगी वो इंक्रीजिंग वेव फॉर्म मिलेगी। कैसे इंक्रीज कर रही है, स्टार्टिंग में पहले तो हमारी कम होगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज होती चली जाएगी, इस तरह से इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये क्या है, हमारी इंक्रीजिंग वेव फॉर्म हमें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ हम बोल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑसिलेशन हो रही है हमारी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यदि हमारा ए बी बीटा जो है वो हमारा लेस देन 1 होगा इस कंडीशन के अंदर, तो हमारी क्या होगी, स्टार्टिंग में तो हमारी वेव फॉर्म ज़्यादा होगी और वो धीरे धीरे कम होती होती कितनी हो जाएगी, लास्ट में जाके बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है, डैम्प ऑक्सीलेशन। तो ये 3 वेव फॉर्म हमारे बेसिकली होती हैं कि नेचर ऑफ ऑक्सीलेशन हमें किस तरह की मिल रही है। एक तो हमें सस्टेनेबल मिलती है, एक हमें इंक्रीजिंग वाली मिलती है, और एक हमें डैम मिलती है। थर्ड हमारी कौन सी है, डैम, जिसके अंदर लेस देन 1 होता है हमारा। अब हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ एलसी ऑसिलेटर सर्किट। इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे और एक हम क्या लेंगे, इंडक्टर लेंगे। उनको आपस में किसके थ्रू जोड़ दिया, एक स्विच के थ्रू जोड़ दिया है, और एक हमने इनपुट सप्लाई के लिए हमने एक डीसी सप्लाई ली है। डीसी सप्लाई क्या करेगा, स्टार्टिंग में जब हम स्विच क्या करेंगे, ए पोजीशन पर रखेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, डीसी सप्लाई क्या कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। जब कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या करेगा, ये जो स्विच हमारा ए पोजीशन में था वो पोजीशन का चेंज कर लेगा, बी पोजीशन चेंज कर लेगा। जब बी पोजीशन चेंज कर लेगा तो क्या होगा, कैपेसिटर अब क्या काम करेगा, एक तरह से सप्लाई का काम करेगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर हमारा क्या है, फुल्ली चार्ज है, और इंडक्टिव हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। तो इंडक्टिव का हमारा एक लोड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अब क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, कहाँ पे, कैपेसिटर से निकलेगा और कहाँ जाएगा, इंडक्टर पर जाएगा। इंडक्टर पे कैसी एनर्जी हमारी स्टोर होगी, वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हमारी क्या होगी, यहाँ पे इंडक्टर में प्रॉपर एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो हमारी इसमें स्टोर हो जाएगी तो कैपेसिटर हमारा क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे जब फुल्ली इंडक्टर में जब एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या करेगा, इंडक्टर अपने थ्रू क्या करेगा, वो एक चेंज ऑफ ईएमएफ इंड्यूस करेगा। चेंज ऑफ ईएमएफ का मतलब हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, -L/d/dt। तो जो इंडक्टर की वजह से क्या होगा, हमारा जो चेंज ऑफ करंट हो रहा है उसकी वजह से उसको क्या करेगा, चेंज करेगा, और उसके क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में वाले करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ कैपेसिटर को इस तरफ चार्ज करेगा। अब जो इस तरफ चार्ज कर देगा तो क्या होगा, कैपेसिटर का जो नेगेटिव टर्मिनल था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब कैपेसिटर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फुल्ली चार्ज हो जाएगा इस तरीके से इंडक्टर से। तो जब इंडक्टर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। अब क्या करेगा, कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाएगा तो वापस क्या करेगा, वो करंट डायरेक्शन इस तरीके से फ्लो करवा देगा, और फिर दोबारा इंडक्टर को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कराएगा। और करंट की जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इंडक्टर क्या करेगा, उस करंट को क्या करेगा, दोबारा अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में, करंट हमें क्या देगा, कैपेसिटर को इस फॉर्म में दोबारा चार्ज कर देगा। जो दोबारा कैपेसिटर इस फॉर्म में चार्ज होगा तो क्या होगा, अब जो नेगेटिव था अब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, अब
हमारा। तो हमारा दोबारा क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया टर्मिनल दोबारा चार्ज होने से, और ये दोबारा नेगेटिव हो गया। अब ये फॉर्मेशन हमारा क्या है, पेंडुलम की तरह सेम टू सेम हमारा क्या करेगा, बार बार काम करता रहेगा। कि अब क्या करेगा, जब ये फुल डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, दोबारा क्या करेगा, वो डिस्चार्ज होगा इंडक्टर के थ्रू, और फिर दोबारा करंट क्या किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। और फिर एनर्जी किस फॉर्म में इंडक्टर में स्टोर होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। और जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज जाएगा तो इंडक्टर क्या करेगा, दोबारा इसको क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और इसको इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा के कैपेसिटर को दोबारा चार्ज कर देगा। जब दोबारा चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर क्या होगा, इधर पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो अब दोबारा कैपेसिटर हमारा क्या फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और फिर फुल्ली चार्ज होने के बाद क्या होगा, दोबारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये प्रक्रिया हमारी बार बार रोटेट होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमें डिज़ायरेबल फ्रिक्वेंसी हमें अवेलेबल होती है। जैसे साइन वेव हमारे एसी जनरेट होती, एसी वेव फॉर्म हमें क्या होती है, जनरेट होती है इस तरीके से एलसी ऑक्सीलेटर के अंदर के थ्रू। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखिए तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा इंडक्टर होगा उसका क्या रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होगा, उसको बोलेंगे इम्पीडेंस, एक्सएल इंडक्टिव इम्पीडेंस। तो वो उसका क्या होगा, 2 पाई एफ एल का उसका फार्मूला होता है। और ऐसे कैपेसिटर का क्या फार्मूला होता है, कैपेसिटिव इम्पीडेंस का क्या फार्मूला होता है, 1/2 पाई एफ सी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दोनों के रेजिस्टेंस के फार्मूले हो गए। एट ए रेजोनेंस का कंडीशन का होगा मतलब है हमारा एक्सएल इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्ससी। कि जब हमारा ये इंडक्टर के थ्रू जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा कैपेसिटर के थ्रू इंडक्टर के थ्रू, तो हमारा कितनी फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी निकल के आती है वो हम देखते हैं इसके अंदर। हमने तो दोनों की वैल्यू क्या कर दिया, इक्वल कर दी। उसके थ्रू हमने क्या कर दिया कि एफ़ को एक तरफ ले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ स्क्वायर हो गया, नीचे वाले एफ़ को ऊपर ले गए तो यह क्या हो गया, एफ स्क्वायर हो जाएगा। और 2 पाई एल को हम नीचे ले जाएंगे, तो नीचे ले गए तो हम क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एल सी। और जब एफ स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो उसकी वजह से क्या निकल के आएगा, जब एफ का अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 1/2 पाई का होल स्क्वायर एल सी। तो अंडर रूट होने की वजह से क्या होगा, 2 पाई बाहर कॉमन निकल के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी निकल के आ जाएगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, जो कि क्या है हमारी यहाँ आपको नज़र आ रही होगी, ये हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकल के आ गई है किसकी, एलसी सर्किट की। कि हमारी ये कितनी हमारी फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं एलसी सर्किट के अंदर। तो ये जो बात होगी हमारी एलसी ऑक्सीलेटर की। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेज हमारे 4 बेसिक एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज है हमारा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब है इसकी जो कॉस्टिंग है बहुत कम है, ठीक है। और सेकेंड है हमारा पोर्टेबल हमारा क्या है, मतलब ये बहुत स्मॉल साइज़ का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें अंदर कोई मूविंग पार्टेबल नहीं होता, तो इसकी जो साइज़ है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। इंडक्टर और कैपेसिटर के साइज़ बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसका जो साइज़ है पोर्टेबल की फॉर्म में रहेगा, कोई मूवेबल नहीं हो, मूवेबल कर सकते हैं, पोर्टेबल यूज़ करते हैं। और कोई मूविंग पार्ट ना होने की वजह से थर्ड क्या है, इसका नॉइज़ भी हमारा लेवल क्या होता है, बहुत कम होता है। इसमें नॉइजिंग लेवल भी हमारा बस बहुत कम है, खाली ना के बराबर नॉइजिंग लेवल है। और हमारा फोर्थ क्या है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। हमें डिज़ायरेबल वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में अवेलेबल होती है ऑक्सीलेटर के अंदर। मान लो किलो हर्ट्ज में चाहिए तो किलो हर्ट्ज में मिल जाएगी, और यदि आपको मेगा हर्ट्ज में चाहिए तो मेगा हर्ट्ज में मिल जाएगी। आपको डिज़ायरेबल जो भी फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए होगी उस फॉर्म में हमें वेरिएबल फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है इसके अंदर। तो ये बात होगी हमारी एडवांटेज की। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।